हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के सेकंड लेसन का अगला टॉपिक, जिसका नाम है यौगिक। ठीक है। और इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने तत्वों के बारे में और पदार्थ का वर्गीकरण जो है ये पार्ट, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। अब आज हम शुरू करेंगे यौगिक को। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, ताकि ये काफ़ी अच्छे से आपके समझ में आए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक यौगिक को। ठीक है। तो देखिए, पहले यौगिक का यहाँ परिभाषा दिया है, यानी अगर पूछा जाए यौगिक क्या है तो उसके लिए हम ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है। जैसे देखिए क्या लिख दिया है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। ठीक है। यानी कि इसमें दो या उससे अधिक तत्व रह सकते हैं। ठीक है। इसके पहले हमने जो तत्व के बारे में पढ़ा था तो तत्व में केवल एक ही प्रकार का था। ठीक है। लेकिन इसमें दो या उससे अधिक तत्व आ सकते हैं। ठीक है। और उनका भी जो भार होगा, यानी भार के विचार से उनका जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। ठीक है। यानी कि हम दो प्रकार या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को एक जब निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब जाके बनेगा यौगिक। ठीक है। ये हो गया। अब हम इसे थोड़ा समझते हैं। ठीक है। जैसे देखें, यहाँ ये बोला जा रहा है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, जिसमें दो या अधिक तत्व, यानी कितने तत्व होंगे, दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम दो तत्व लेते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमने पहला तत्व लिया हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका संकेत H होगा, परमाणु संख्या 1 होता है और इसका परमाणु भार जो होगा, परमाणु द्रव्यमान, वो भी 1 होता है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा जो लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन द्रव्यमान हो जाता है 16। ठीक है। तो जैसा कि इसके परिभाषा में यहाँ दिया गया है कि तत्वों के भार के विचार से, ठीक है, तो हम दोनों के भार को ही इसमें देखेंगे। ठीक है। तो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। ठीक है। इनका जो अभिक्रिया होता है वो कुछ इस तरह से होता है, H2 रहता है और प्लस में O2। ठीक है। और ये मिल के बनाते हैं 2H2O। ठीक है। ये 2 जो होता है वो संतुलित करने के लिए लगता है, और एक यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि निश्चित अनुपात में, यानी इनका अगर हम अनुपात निकालें तो वो निश्चित होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ केवल H2O का अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान 1 होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1, और हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 से गुना करेंगे, तो ये निकलेगा हाइड्रोजन का। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का निकाले तो ऑक्सीजन का होता है 16, यानी इसका अनुपात होगा 2:16, जो कि हो जाएगा 1:8। यानी कि जल का अनुपात हमेशा कितना होगा, 1:8 होगा। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के अनुपात में मिलाएं तो वो हमेशा H2O यानी कि जल ही मिलेगा। ठीक है। ये था इसके परिभाषा का मतलब। ठीक है। यानी इसमें बस इतना बात है कि इसमें जो भी तत्व मिलाए जाएंगे उसका अनुपात एक निश्चित होगा। ठीक है। जैसे कि हमारा 1:8 आया है। ठीक है। तो ये था इसके परिभाषा के अनुसार। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें दिया है कि यौगिक को किसी रासायनिक क्रिया द्वारा विघटित करके दो या अधिक सरल तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए यही यौगिक है H2O, तो हम किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको तोड़ करके अलग कर सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। यानी जिस चीज़ से ये मिल के बना होगा हम उसके अवयव में इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, यौगिक के बनने में उसके अवयवी तत्वों के अपने गुण गायब हो जाते हैं। यानी जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन का गुण यौगिक में नहीं दिखेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, लौह चूर्ण और गंधक के चूर्ण को भार के विचार से 7:4 के अनुपात में मिश्रित कर गर्म करने से भूरे काले रंग का फेरस सल्फाइड बनता है। यानी लौह चूर्ण यानी लोहा, और गंधक यानी जिसे हम सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है। दोनों को जब हम 7:4 के अनुपात में मिलाएंगे तो वो भूरे काले रंग का फेरस सल्फाइड बनाता है। ठीक है। इस फेरस सल्फाइड में लोहा और गंधक के अपने अपने
गुण नहीं पाए जाते, यानी कि जब ये बनाएगा फेरस सल्फाइड तो उसमें लोहा का गुण नहीं रहेगा और गंधक का भी गुण नहीं रहेगा। ठीक है, अतः फेरस सल्फाइड लोहा और गंधक के रासायनिक संयोग से बना एक यौगिक है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोहा का गुण पहले था और सल्फर का भी पहले का गुण, यौगिक के बनने के बाद दोनों के गुण गायब हो जाएंगे। ठीक है, किसी यौगिक की रासायनिक संरचना ज्ञात रहने पर उसे एक रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी अगर हमें किसी भी यौगिक का रासायनिक संरचना मालूम हो तो हम उसे एक सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, कैल्शियम, इसके लिए Ca, और ऑक्सीजन यानी O के संयोग से बना चूना एक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया है, यानी Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, CaO। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O के संयोग से बना जल एक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो कि हम बनाए थे अभी। ठीक है, फिर देखिए यौगिक के अन्य उदाहरण है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, और अमोनियम क्लोराइड आदि। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हो सके तो आप इसका नाम और सूत्र याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ यौगिक का गुण दिया गया है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित है। जैसे 1 नंबर है, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी हम कोई भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे यहाँ देखिए, हमने ये जब बनाया था H2O, तो हमने ये बताया था कि रासायनिक क्रिया द्वारा हम इसके अवयवों को तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि कोई भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर हमें इसके अवयवी तत्वों को अलग करना होगा तो उसके लिए कोई ना कोई रासायनिक क्रिया ही करना होगा। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण के लिए आयरन सल्फाइड, जिसे फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं, को लें। यह लोहा और गंधक के संयोग से बना एक यौगिक है। हम ऊपर पढ़े भी थे, ये 7:4 के अनुपात में जब मिलाए थे तो भूरे काले रंग का फेरस सल्फाइड मिला था। ठीक है, तो ये फेरस सल्फाइड को ले लेना है, जो कि किसका बना होता है, लोहा और गंधक का। तो यदि फेरस सल्फाइड के एक नमूने के निकट एक चुंबक ले आया जाए तो फेरस सल्फाइड में उपस्थित लोहा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास केवल लोहा हो तो वो चुंबक में चिपक जाएगा, लेकिन लोहा जब अभिक्रिया करके फेरस सल्फाइड बना दिया है तो वो चुंबक में आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण यह है कि फेरस सल्फाइड में लोहे का अपना विशिष्ट गुण नहीं रहता है। ठीक है ना, यानी कि हमने जैसे पढ़ा था कि जब ये यौगिक बन जाएगा तो अपने अवयवी तत्वों का जो गुण होगा वो इसमें से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ है कि अपना विशिष्ट गुण नहीं रहता है। ठीक है, यानी जैसे लोहा चिपक रहा था चुंबक में पहले, तो जब फेरस सल्फाइड बना देगा तब नहीं चिपकेगा। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार गंधक अपने विशिष्ट गुण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है, किंतु फेरस सल्फाइड में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने पर फेरस सल्फाइड में उपस्थित गंधक कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं घुलती है, क्योंकि फेरस सल्फाइड में गंधक का अपना विशिष्ट गुण कायम नहीं रहता है। ठीक है, केवल गंधक को कार्बन डाइऑक्साइड में घोलें तो वो आराम से उसमें घुल सकता है, लेकिन अगर फेरस सल्फाइड जिसमें कि गंधक है उसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में घोलें तो ये नहीं घुल पाएगा। यानी कि ठीक जैसे कि लोहा का अपना गुण इसमें से ख़त्म हो चुका था, ठीक उसी तरह इसका भी अपना गुण उसमें से गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें इससे स्पष्ट हो जाता है कि फेरस सल्फाइड के अवयवी तत्वों यानी लोहा और गंधक को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई भी भौतिक विधि हो उसके द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा दूसरा, ये पहला था। दूसरा में है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई, जैसे यही देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ यहाँ एक चीज़ समझिएगा आप, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये होता है दहनशील पदार्थ, दहनशील तत्व है। ठीक है, दहनशील का मतलब कि ये जलने वाला तत्व है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो होता है आग का पोषक। ठीक है, यानी
ये होता है जो जलने का काम करता है और ये होता है जो जलने में सहायता करता है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बनता है H2O जल, ठीक है, जिसका गुण इन दोनों के गुण से काफ़ी अलग होता है। यानी कि जब भी दो अवयव मिल करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे तो इस यौगिक का गुण इन दोनों के गुण से काफ़ी अलग होगा, ठीक है। क्लियर है? तो वही चीज़ हमें इस 2 नंबर वाले टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना जल एक यौगिक है, ठीक है, किंतु जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस हैं जबकि जल एक द्रव है। सिंपल ये भी बात है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन दोनों के दोनों गैस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जब जल बनता है तो वो द्रव रूप में रहता है, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, यानी हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो वो जल सकता है, और ऑक्सीजन अज्वलनशील किंतु ज्वलन का पोषक है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, तो आग को जलाने में ये मदद करता है, और जल न तो ज्वलनशील होता है और न ज्वलन का पोषक है, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण था जल बनने के बाद दोनों का गुण बिल्कुल ही बदल गया, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। फिर देखिए दूसरा यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, सोडियम एक ठोस एवं क्रियाशील धातु है, ठीक है, और क्लोरीन तीखी गंध वाली एक गैस है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सोडियम और क्लोरीन दोनों ही विषैले होते हैं, यानी यहाँ सोडियम और क्लोरीन का अलग अलग गुण दिया गया है, ठीक है, किंतु इन दोनों के संयोग से बना यौगिक सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक भोजन का अति आवश्यक अवयव है, ठीक है। अतः सोडियम क्लोराइड के गुण सोडियम और क्लोरीन दोनों के गुणों से भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी देखिए इसको समझिए, जैसे सोडियम है वो ठोस रूप में पाया जाता है और अति क्रियाशील धातु है, ठीक है, यानी धातु है और बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि अभिक्रिया करने में सबसे तेज, ठीक है। और क्लोरीन है ये तीखी गंध वाली एक गैस है, यानी इसका जो गंध होता है वो तीखा होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और चीज़ दिया है कि सोडियम और क्लोरीन दोनों ही विषैले होते हैं, यानी कि अगर हम सोडियम को केवल खा लें या क्लोरीन को केवल खा लें, ठीक है, तो दोनों हमारे लिए नुकसानदायक होंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं साधारण नमक, ठीक है। और नमक हमारे दैनिक भोजन का सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, वही दिया है दैनिक भोजन का अति आवश्यक अवयव, ठीक है। यानी कि अगर नमक ना रहे तो हमारा भोजन भी अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यही चीज़ दिया है, दो विषैले चीज़ मिल करके एक ऐसा चीज़ बनाए जो कि हमारे लिए आवश्यक अवयव है, ठीक है। यानी कि पहले जो दोनों का गुण विषैला था, जब दोनों को एक में मिला दिया गया तो इनका गुण काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, ठीक है। तो दूसरा था। फिर तीसरा है, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है। यानी जब कोई यौगिक बनेगा तो उसमें से या तो ऊर्जा या प्रकाश, ठीक है, दोनों का या तो उत्सर्जन होगा या फिर अवशोषण होगा। तो उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना और अवशोषण का मतलब हुआ अंदर की तरफ सोखना, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका दिया है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैसों को परस्पर मिश्रित कर देने पर उनके बीच तब तक अभिक्रिया नहीं होती है जब तक कि मिश्रण में विद्युत चिंगारी न उत्पन्न की जाए। यानी अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस को आपस में मिला दें तो मिल तो जाएंगी, लेकिन उनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। और जब तक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक यौगिक नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यौगिक बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उनके मिश्रण में विद्युत चिंगारी उत्पन्न करना होगा, यानी एक हल्का सा शॉक, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त मिश्रण को ऊर्जा की आपूर्ति होने पर दोनों गैस परस्पर संयोग करके जल बनाते हैं, यानी जल बनाने के लिए उनके बीच में हल्का सा स्पार्क करना होगा, ठीक है। स्पार्क में हल्का सा चिंगारी निकलता है बिजली से, ठीक है ना। तो जब चिंगारी निकलेगा यानी कि हमें चिंगारी देने का मतलब ये हुआ कि हम बाहर से उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके और उसमें जब ऊर्जा दिया जाएगा तब जाके वो मिश्रित होंगी और जल बनाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम ऊर्जा को बाहर से दिए, यानी यहाँ ऊर्जा का अवशोषण हुआ, ठीक है।
फिर देखिए दूसरा है कि यदि लोहा और गंधक के मिश्रण को साधारण ताप पर ही रहने दिया जाए तो उनके बीच तब तक अभिक्रिया नहीं होती है जब तक कि मिश्रण को गर्म न किया जाए। यानी हम किसको मिला रहे हैं, लोहा और गंधक को मिला देंगे और मिलाने के बाद अभिक्रिया तब शुरू होगा जब हम उसमें ऊष्मा देंगे। ठीक है, तो जब ऊष्मा दिया जाएगा तब जाके इसका अभिक्रिया शुरू होगा। फिर गर्म करने पर लोहा और गंधक तीव्रता से अभिक्रिया करके फेरस सल्फाइड बनाते हैं। यानी इसमें क्या दिया जा रहा है, ऊष्मा। ठीक है, यानी इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। जब बाहर से दिया जाएगा तो वो अवशोषण होगा और अभिक्रिया होने पर अगर उस यौगिक से बाहर निकलेगा तो वो उत्सर्जन होगा। ठीक है, चौथा। ठीक है, तो चौथा में देखिए इसमें ये चीज़ है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बना करके ये दिखाया हुआ था। ठीक है, अनुपात यहाँ निकाले थे। ठीक है, देखिए जैसे इसमें देखिए, इसमें बोला उदाहरण के लिए जल में चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, यानी जो पानी होता है जल, उसे चाहे हम कहीं से भी लेके आएँ। ठीक है, हमारा कल हो, नल हो, तालाब हो, पोखर हो, गड्ढा हो, ठीक है, या समुद्र कहीं का भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार के विचार से अनुपात होगा हमेशा 1:8 रहता है, जैसा कि हमने निकाला था उस टाइम। ठीक है, 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात स्थिर रहता है। ठीक है, यानी जो जल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो भार का अनुपात होगा वो स्थिर रहेगा, यानी हमेशा 1:8 ही रहेगा, इससे बदल नहीं सकता है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा दिया है कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बने यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में भार के विचार से कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। ठीक है, कैसे रहता है चलिए इसको भी देख लेते हैं। यानी हमारे पास है कार्बन, ठीक है, जिसका संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है और जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, इसका 16 होता है और ये 8। और हमें क्या बनाना है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कार्बन और प्लस में होगा ऑक्सीजन, तब ये बनेगा CO2। ठीक है, तो देखिए अगर हम CO2 का निकालें तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन जो होता है उसका होता है 16, लेकिन यहाँ पर 2 लगा है यानी 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे। यानी इसका अगर अनुपात देखा जाए तो 12 यहाँ 32 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर 32 होगा। अब इसका अगर हम अनुपात निकालें तो ये 4 से कट जाएगा 3 बार में और ये 4 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, यानी यहाँ इसका अनुपात आ गया 3:8। ठीक है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन का है। यानी हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो इसमें कार्बन का 3 अनुपात और ऑक्सीजन का 8 अनुपात। ठीक है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 के अनुपात में मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आए उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, हमेशा 3:8 ही होगा। ठीक है, तो ये था अनुपात। अब देखिए पांचवा है कि यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, तो द्रवणांक और क्वथनांक का परिभाषा पहले पाठ में भी है या फिर यहाँ भी देख लीजिए। द्रवणांक वो होता है, वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर दे। ठीक है, और क्वथनांक वह न्यूनतम ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर दे। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए बर्फ़ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस उसका द्रवणांक हुआ। ठीक है, और जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो उतना पर वो उबलने लगेगा। ठीक है, यानी कि देखिए जो अगर हमारे पास बर्फ़ है तो 0 डिग्री टेम्परेचर उसको मिलेगा तो पिघलने लगेगा, लेकिन अगर बर्फ़ के रूप में है तो उसके लिए टेम्परेचर और कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री होते ही वो पिघलना शुरू कर देगा, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए तो पिघलने के बाद वो इस पर उबलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखें यह था पांचवा। अब है छठा। तो 6 नंबर में है कि यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संघटन और गुण सर्वदा एक समान होते हैं।
अब आपको जो समांग है और दूसरा एक आता है विषमांग, तो इन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छा से पढ़ा जाएगा मिश्रण में। ठीक है, यहाँ बस इतना समझ लीजिए, समांग का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई यौगिक है तो उस यौगिक के हर एक कण का जो संगठन होगा वो एक समान होगा। ठीक है, और देखिए इसके बारे में क्या दिया, जैसे देखिए लोहा और गंधक के संयोग से बने यौगिक फेरस सल्फाइड के चूर्ण को एक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो लोहे और गंधक के कण अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई भी एक यौगिक है, जैसे मान लीजिए लोहा और गंधक का संयोग से जो फेरस सल्फाइड बना था, ठीक है, इसका चूर्ण का अगर हम एक कण लें और उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें लोहा और गंधक दोनों अलग नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, वो दोनों एक साथ ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है समांग पदार्थ। अब देखिए इसमें एक चीज़ दिया है रासायनिक यौगिक, तो ये एक परिभाषा है जिसे आपको याद रखना होगा। चूँकि तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी रासायनिक यौगिक क्या होगा, तो तत्व जब आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तब बनता है यौगिक, और वही चीज़ क्या कहलाएगा, रासायनिक यौगिक। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक यौगिक। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने यौगिक के बारे में पढ़ा, उसका परिभाषा, उसके कुछ गुण। ठीक है, और अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा तत्व और यौगिक में अंतर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक इस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि काफ़ी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और ये याद होगा तभी आगे का टॉपिक हमें समझ में आएगा।